सुमन अपने बेटे गोपाल और बहू रानी के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। सुमन बहुत ही गरीब औरत थी और उसका बेटा गोपाल लकड़हारे का काम करता था। एक दिन देर रात अचानक से बहुत जोरों से तूफान आता है और उनके मिट्टी के घर की एक दीवार गिर जाती है, जिससे सबकी आंख खुल जाती है। तभी सुमन अपने बेटे गोपाल से बोलती है, बेटा, लगता है बाहर बहुत जोरों से आंधी चल रही है, बारिश आने वाली है। हाँ माँ, सुबह से मौसम बहुत खराब था, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। बेटा, मुझे लग रहा है घर का कोई हिस्सा गिर गया है, तू एक बार बाहर आंगन में जाकर देख ले। हाँ माँ, मुझे भी ऐसा लगा कि कुछ गिरने की आवाज आई है। आप यहीं रुकिए, मैं बाहर जाकर देख के आता हूँ। रुकिए, मैं अभी आपके साथ चलती हूँ, हो सकता है आपको मेरी जरूरत पड़े। नहीं, तुम मेरे साथ मत चलो, मौसम बहुत खराब हो चुका है। गोपाल अपनी माँ और पत्नी को अपने साथ आने से मना कर देता है और खुद अकेले ही घर के आंगन में जाकर देखता है तो उसे अपने घर की पीछे की दीवार गिरी हुई नजर आती है, जिसे देखकर वो बड़ा दुखी हो जाता है और अपने आप से बोलता है, हे भगवान, ये आपने क्या किया? कैसी लीला है आपकी। हम गरीबों की किस्मत वैसे इतनी खराब है और अब ये क्या हो गया? अब बिना बात के खर्चा बढ़ जाएगा। क्या हुआ बेटा, तेरा चेहरा क्यों उतरा है? बाहर सब कुछ ठीक तो है ना? नहीं माँ, बाहर कुछ भी ठीक नहीं है, बस गरीबी में आटा गीला हो चुका है हमारा। मैं कुछ समझी नहीं बेटा, तू साफ साफ बोलना, ऐसे पहेलियां क्यों बुझा रहा है? माँ, मेरे कहने का ये मतलब है कि हमारे घर के पीछे वाली जो दीवार है ना, वो गिर गई। अब हमें दोबारा उसे बनवाना पड़ेगा। ये क्या हो गया? अब हम क्या करेंगे? अभी हमारे पास पैसे की कोई व्यवस्था भी नहीं है। जब आप लोग मिट्टी के घर में रहेंगे तो ऐसा ही होगा ना। आखिर मिट्टी का घर कितना ही तूफान झेल लेगा। और वो दीवार तो पहले से ही गिरने वाली थी, तो अगर आज गिर गई तो कौन सी बहुत बड़ी बात हो गई। बहू, तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे हमारे घर के हालातों को जानती ही नहीं हो। माँ जी, जब मैं इस घर में शादी करके आई थी तब से मैं इस घर के हालातों को पूरी तरह से समझ रही हूँ। मैं तो कहती हूँ कि अब आप लोगों को ये मिट्टी का घर छोड़कर पक्का घर बनवा लेना चाहिए। पूरे गांव में एक हमारा घर छोड़कर बाकी सबके घर पक्के बने हुए हैं, तभी तो आज इतना तूफान आने के बाद भी सभी अपने घर में आराम से सो रहे हैं और हम अपनी रात काली कर रहे हैं। रानी, तुम कैसी बातें कर रही हो? जहाँ हमें मिट्टी की दीवार बनाने के लिए कितना सोचना पड़ रहा है, कैसे व्यवस्था होगा, ये सब सोच सोच के हमारा दिमाग खराब हो चुका है। और तुम कह रही हो कि पक्का घर बनवा ले। अरे ये बस एक सपना है, हमारे पास इतना पैसा नहीं है। मैंने कोई ऐसी चीज तो नहीं बोली जो आप लोग पूरी ना कर सके। आखिर कब तक हम लोग इस मिट्टी के घर में रहेंगे? हम इस मिट्टी के घर में रहते हैं तो क्या हम खुश हैं? नहीं, हम खुश नहीं हैं। हम गरीबों की भी तो चाह है कि हमारे पास भी पक्का घर हो, पक्का मकान बना सके हम भी, लेकिन हम नहीं कर सकते ये सब। और तुम भी बार बार पक्के मकान का जिक्र मत किया करो। अरे मुझे बहुत बुरा लगता है कि मैं तुम लोगों को एक सही से घर नहीं दे सकता। अपने पति की बात सुनकर रानी चिढ़ जाती है और दूसरी तरफ करवट लेकर सो जाती है। लेकिन सुमन और गोपाल को दीवार गिरने की वजह से रात भर नींद नहीं आती। सुबह जल्दी उठकर दोनों मिट्टी लेकर आते हैं और गिरी हुई दीवार को संवारने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी उनकी पड़ोसन कमला हाथों में पूजा की थाली लिए वहाँ से गुजर रही होती है। तभी उसकी नजर सुमन और गोपाल पर जाती है। तुम दोनों माँ बेटे सुबह सुबह चाय पानी पूजा पाठ छोड़कर ये मिट्टी के साथ कर क्या रहे हो? कुछ नहीं कमला बहन, वो बस हम लोग अपने घर की दीवार को थोड़ा सा मजबूत कर रहे थे। सुमन बहन, अब तुम ये झूठ किससे बोल रही हो? साफ साफ बोलो ना कि तुम दोनों मिलकर अपने घर की दीवार को दोबारा से खड़ी कर रहे हो। जब भी तूफान आता है तुम्हारे घर की ये दीवार तो गिर ही जाती है। काकी, जब आपको सब कुछ पता ही है तो आप फिर क्यों जले पे नमक छिड़कने के लिए आ गई? जाकर अपना काम करो। जा ही रही हूँ, मैं कौन सा तुम लोगों से बात करने के लिए मरी जा रही हूँ। और वैसे भी तुम दोनों का तो ये रोज रोज का काम है। जैसे ही कहीं तेज तूफान आता है तुम लोग अपनी ये दीवार लेकर बैठ जाते हो। पूरे गांव में केवल तुम्हारा ही एक मिट्टी का घर है, जिसे देखकर ऐसा लगता है जैसे चांद पर दाग हो। कमला सुमन और गोपाल को खरी खोटी सुनाकर वहाँ से चली जाती है। दिन यूं ही बीतते हैं। तभी एक दिन रानी बाजार से सब्जियां लेकर घर लौट रही थी। तभी उसकी नजर एक लकड़ी की सुंदर सी झोपड़ी पर जाती है, जिसे देखकर वो बहुत ही प्रभावित होती है और अपने मन में सोचती है, ये लकड़ी की झोपड़ी कितनी सुंदर है। अगर हमारा घर पक्का नहीं बन सकता तो क्या हुआ, लेकिन लकड़ी का तो बन सकता है ना। आज ही जाकर माँ जी से इसके बारे में बात करूंगी। माँ जी, मान लिया मैंने
क्योंकि हम लोग गरीब हैं, इसलिए पक्का मकान नहीं बनवा सकते हैं। लेकिन गोपाल जी रोज लकड़ियाँ काट कर लेकर आते हैं। अगर हम लकड़ियों की मदद से अपना लकड़ी का एक छोटा सा घर बना ले तो कैसा रहेगा? अब तेरे दिमाग में एक ख्याल कहाँ से आ गया? तू भी पता नहीं क्या क्या सोचती रहती है। माँ जी, मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ। आज मैं बाजार से लौट रही थी तो मैंने बीच रास्ते में एक बहुत ही सुंदर सी लकड़ी की झोपड़ी देखी। उसे देखकर ही मुझे ये ख्याल आया। माँ जी, मेरी मदद करिए ना। अगर हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे तो हमारा भी एक अच्छा सा घर बन जाएगा। इसके बाद कोई भी हमारा मजाक नहीं उड़ाएगा, क्योंकि पूरे गांव में ऐसा मकान किसी का नहीं होगा। अपनी बहू के बार बार कहने पर सुमन उसकी बात मान लेती है। दोनों मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई कमी रह ही जाती है। तभी एक दिन दोनों लकड़ियों को आरी से काट रही होती है। तभी गोपाल वहाँ आ जाता है और बोलता है, ये क्या कर रही हो आप लोग? अरे आप दोनों का दिमाग खराब हो चुका है क्या? अरे लकड़ियों को बर्बाद क्यों कर रही हो? अरे मुझे बाजार जाके इसे बेचना है। अरे कुछ पैसे आ जाएंगे इसे बेचकर। बेटा, हम लकड़ियों को खराब नहीं कर रहे, बल्कि लकड़ियों का सही इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी अपने लिए। माँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप कहना क्या चाहती हो? बेटा, हम दोनों सास बहू मिलकर अपनी लकड़ी का घर तैयार कर रहे हैं, जिसमें हम आराम से रह सके, जिसमें दीवार गिरने का कोई डर भी ना हो। और ये सुझाव आपको दिया तो दिया किसने? पहले ये बताओ मुझे। बेटा, ये सुझाव तो मुझे बहू ने दिया है, लेकिन मुझे उसका ये सुझाव बहुत पसंद आया, इसलिए मैंने उसकी मदद करने का फैसला किया। वो जो भी कर रही है हम सबके लिए ही तो कर रही है। और तू बता, तू करेगा हमारी मदद? माँ, आप बिना किसकी बातों पर यकीन कर रही हो। ये तो हमेशा खर्चे करवाने का काम करती है। बेटा, मुझे जहाँ बहू की बात गलत लगती थी मैं उसका साथ नहीं देती थी, लेकिन आज वो जो बोल रही है बिल्कुल सच और सही बोल रही है। हमें उसकी मदद करनी चाहिए। अगर सच में हमारा लकड़ी का घर तैयार हो गया तो सोच, पूरे गांव में हमारा कितना नाम होगा। ठीक है माँ, जब आप लोगों को इतना यकीन है कि ऐसा कुछ हो सकता है तो ठीक है माँ, मैं भी अब पीछे नहीं हटूंगा। और आप दोनों को अगर लकड़ियों की जरूरत पड़े तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा, मैं जंगल जाके लकड़ियाँ काट के ले आऊंगा। इससे आप लोगों का काम आसान हो जाएगा। जब आप लोग इतनी मेहनत कर सकते हो दिन रात, तो मैं नहीं कर सकता क्या? आप सच कह रहे हैं गोपाल जी? आप हमारी मदद करेंगे? हाँ, काम तो करूंगा ना। वैसे घर तो मेरा भी होगा, और आप लोग गलत काम थोड़ी कर रही हो जो मैं ये काम ना करूं। अरे मुझसे जो हो पाएगा मैं वो करूंगा। अब आप लोग ना ज्यादा बातें मत करो, काम का समय बर्बाद हो रहा है। गोपाल की बात सुनकर दोनों सास बहू में और भी हिम्मत आ जाती है, जिसके बाद सभी मिलकर दिन रात मेहनत करके अपना एक छोटा सा लकड़ी का घर तैयार कर लेते हैं, जिसे देखकर सारे गांव वाले दंग रह जाते हैं, क्योंकि पूरे गांव में उनके जैसा घर कहीं भी नहीं था। इस तरह से उनके सर से छीनी हुई छत भी वापस आ जाती है और पूरे गांव में उनका मान भी बढ़ जाता है। रागिनी गांव की लड़की, जिसकी शादी शहर में हुई थी। रागिनी की माँ ने इस बार उसके भाई के हाथों गांव का देसी घी भिजवाया है। ऐसे ही एक दिन रागिनी अपनी सास को कहती है, हमारे गांव का देसी घी खाने में इतना अच्छा होता है कि आपको क्या ही बताएं। और इस बार तो माँ ने घर का देसी घी भी भिजवाया है। हाँ हाँ, पता है, तेरे भाई के हाथों भिजवाया था, लेकिन तेरा भाई तो घी देकर रफू चक्कर हो गया। अरे भाई, ऐसी भी क्या जल्दी थी जाने की? हाँ, तो हम लोगों की तरह तो है नहीं कि घर में पूरा दिन रहे और औरतों की तरह चुगलियाँ करे। काम करता है, व्यस्त रहता है, तभी तो घी देकर चला गया। पहली बार भिजवाई है तेरी माँ ने घी, पता नहीं कैसा होगा तेरे घर का घी। आज तक तो कल्लू राम की दुकान से घी आया करती थी। चल, अब तेरे घर का घी खाकर देखती हूँ। कल्लू राम की दुकान में घी तो बहुत ही अच्छा होगा। एक बार स्वाद लग गया ना, फिर आप बार बार हमारे गांव का घी ही खाया करोगी। अब इतनी भी तारीफ मत कर, पहले चखने तो दे, खाने के बाद ही तेरे गांव का घी का पता चलेगा। ऐसा कर, आज तेरे घर से जो आई हुई घी है उसी से खाना बना लेना। रागिनी के घर से आए हुए घी से खाना बनता है, कुछ मिठाइयाँ भी बनती हैं। खाना खाते वक्त रागिनी फिर से बोलती है, कैसा लगा माँ जी आपको हमारे गांव का देसी घी? है ना बहुत स्वादिष्ट। खाने में कम घी भी डालेंगे ना तो भी बहुत अच्छा ही स्वाद आएगा। बस बस, बहुत तारीफ कर ली अपने घर के घी की। खाने में तो आम घी की तरह ही लग रहा है। अब इसमें नया कुछ भी नहीं है। इस घी से अच्छा तो कल्लू राम देता है, महंगा है पर स्वाद उसी का अच्छा है। क्या कल्लू राम का घी ज्यादा स्वाद है? ठीक है, मैं माँ से बात करती हूँ
और पूछती हूँ कि किसी और से घी तो नहीं लेकर आई ना। अरे रहने दे, अब अपने घर की देसी घी की कमी को छुपाने के लिए गांव के अच्छे खासे लोगों को बदनाम मत कर। अच्छा मुझे ये बताइए, मेरे गांव के घी में आखिर कमी क्या है जो आप मुझे ऐसे बोल रहे हो? कल्लू अपने घी में वनस्पति तेल मिलाता है, तभी तो उसके घी में दाने निकल आते हैं। और जो मेरे घर से आया है ना, उसमें आपने देखा है एक भी दाना? नहीं ना। बस कर, अपने घर के घी की अब कितनी बड़ाई करेगी। आज पहली बार टेस्ट करेंगे तेरे घर का घी। अब तो खाने के बाद ही पता चलेगा देसी घी है या कुछ और। रागिनी के घर से आया देसी घी खाकर कुंती को ठीक ही लगता है। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं और रागिनी बाजार गई हुई थी। तभी कुंती रागिनी के घर से आई हुए देसी घी में खाना बना रही थी। तभी वह रागिनी आती है और अपनी सास को देसी घी में खाना बनाता देख कहती है, माँ जी ये आप क्या कर रही हो? आप खाना क्यों? अरे कोई बात नहीं बहू, मैंने सोचा तू बाजार गई हुई है, घर आते आते थक जाएगी, इसीलिए मैंने खाना बनाना शुरू कर दिया। अरे नहीं माँ जी, आप खाना बना रही हो उससे मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही है। बस मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि आप इतने ज्यादा घी खाने में क्यों डाल रही हो? इतना ज्यादा घी नहीं डाला जाता है, ये गाँव का घी है तो हल्का सा डालकर खाया जाता है। अरे ऐसे बात कर रही है जैसे हमने तो कभी देसी घी खाई ही नहीं है। तू जब इस घर में ब्याह कर आई भी नहीं थी ना, तब से खा रहे हैं हम देसी घी। हाँ माँ जी पता है, आप लोग बहुत पहले से ही घी खा रहे हो, लेकिन बात वो नहीं है। जो घी आप लोग खाया करते थे वो तो यही होगा, और ये जो मेरे गांव से आया हुआ है ना, वो गांव का देसी घी है। अच्छा ठीक है, आज के बाद से तू ही खाया कर अपने गांव का देसी घी। हमारे घर तो बस कल्लू राम के ही घी आएंगे, हम तो वही खाया करेंगे। अरे माँ जी, मेरे कहने का वो मतलब नहीं है कि आप घी ना खाओ। मैं तो बस ये बोल रही हूँ कि आप घी खाओ, लेकिन थोड़ा कम कम, ताकि घी का स्वाद भरपूर खाने में रहे। रागिनी के बोलने के बाद अब घर में देसी घी कम इस्तेमाल होने लगा। ऐसे ही कुछ दिन और बीत गए और एक दिन कुंती रसोई में जाकर हलवा बनाने का सोचती है। तभी वो गांव से आया हुआ देसी घी का डब्बा निकालती है और देखती है कि वो खराब हो चुका था। तभी कुंती अपनी बहू को बुलाकर उससे कहती है, देख बहू, तेरे गांव का देसी घी कैसा हो गया है। अरे देख, महक गया है। और हलवा बनाने का सोच रही थी, लेकिन तेरे गांव का घी तो खराब हो गया। अब तो मुझे कल्लू राम के वहीं से घी लाना पड़ेगा। अरे ऐसे कैसे खराब हो गया? माँ के पास तो ये घी सालों तक चलता है। शायद हमारे घर में कुछ गड़बड़ है, हमारे घर में आते ही घी खराब हो गया। बस कर, हर बार कोई न कोई बहाना बनाती रहती है। अपने गांव के देसी घी को कुछ नहीं कहेगी। अब तो मुझे भरोसा ही नहीं रहा तेरे गांव के घी पर। हमारे यहाँ का घी ही सही है, कम से कम खराब तो नहीं होता। आज पहली बार देखा है घी खराब होते हुए। अरे माँ जी, मुझे लगता है घी में कुछ चला गया होगा, तभी ऐसे खराब हो गया, वरना माँ भी तो यही घी खाती है, उनका घी तो बिल्कुल ठीक होता है। बहू, अगर खराब होना होता तो कल्लू के घी में भी बहुत कुछ गिरता है, वो क्यों खराब नहीं हुआ? आखिर तेरे ही गांव का देसी घी क्यों खराब हो गया? ठीक है, मैं माँ से पूछती हूँ, आखिर हमारे घर का घी ही क्यों खराब हुआ है। आप अभी कल्लू से कोई भी घी मत मांगना, मैं घर से मंगवाती हूँ। रागिनी को कुछ समझ नहीं आता और वो जाकर अपनी माँ को फोन करती है और कहती है, हेलो माँ, आपने मुझे कैसा घी दिया है? देखो तो 15 दिन के अंदर ही खराब हो गया। मुझे इस घी की वजह से कितना कुछ सुनना पड़ रहा है। जल्द से जल्द मेरे लिए दूसरा घी भिजवा दो। अरे ऐसे कैसे खराब हो गया? मैंने तो अपने घर का घी दिया था। तू थोड़ा सब्र रख, मैं तेरे भाई के हाथों घी का डब्बा भिजवाती हूँ। बस वो कहीं गया हुआ है। अरे सुन बेटा, तेरा भाई आ गया, मैं उससे बात करती हूँ। ठीक है माँ, जितना हो सके आप भाई के हाथों घी भिजवा दो। मुझे मेरी सास बहुत बातें सुना रही है, बोल रही है देसी घी ऐसे इतनी जल्दी खराब नहीं होता है, वैसे भी कोई घी खराब नहीं होता है। कोई बात नहीं, मैं अभी तेरे भाई से बात करके उसके हाथों घी भिजवाती हूँ। जब घी तेरे घर तक आ जाए तो मुझे फोन करके बता देना। ठीक है ठीक है, चल अब मैं तेरे भाई से बात कर लूँ। सुन जगदीश, तुझे अभी इसी वक्त अपनी बहन के घर जाना है। घी का डब्बा लेकर जा, जल्दी जा, वरना बवाल हो जाएगा। सुनीता अपने बेटे को घी का डब्बा देती है और जगदीश घी का डिब्बा लेकर अपनी बहन के घर पहुंच जाता है और घी देकर वहां से निकल जाता है। तभी रागिनी अपनी सास से कहती है, ये लीजिए माँ जी, देसी घी फिर से आ गया। आपको हलवा बनाना था ना, अब बना सकती हो आप। इस बार ही संभाल कर रखना है आपको ये। हाँ हाँ, संभाल कर रख दे।
लॉकर में रख दे ताकि उसमें कीड़े मकोड़े न चले जाए, यहाँ तक कि हवा भी ना जाए। बड़ी आई घी संभाल कर रखने वाली। अरे माँ जी, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि मैं लॉकर में घी रख दूंगी। मेरे कहने का मतलब है कि अब घी यहीं रखूंगी, लेकिन अब खराब नहीं होने दूंगी। बस तो फिर वही कर जो मैंने बताया है। रागिनी के घर से आया देसी घी की रागिनी फिर से जमकर तारीफ करती है। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए और एक दिन रागिनी की माँ उसके घर घूमने आती है और रागिनी उसी दिन देसी घी में खाना बनाती है। खाना खाकर रागिनी की माँ कहती है, अरे रागिनी, वो घी मैंने भिजवाया था, उसी घी में खाना क्यों नहीं बनाया तूने? तुझे तो पता है ना, वो हमारे गांव का देसी घी है। माँ, ये वही घी है जो आपने भिजवाया था भाई के हाथों। मैंने वही घी डालकर खाना बनाया है। रुकिए, मैं आपको डब्बा दिखाती हूँ। ये देखो माँ, आपने इसी डब्बे में घी भिजवाया था ना? हाँ, डब्बा तो वही है, लेकिन जो घी मैंने भिजवाई थी उसका स्वाद खाने में क्यों नहीं आ रहा? दिखा मुझे डब्बा। अरे, ये तो वो घी है ही नहीं जो मैंने भिजवाया था। नहीं माँ, ये वही घी है जो भाई लाकर दिया था, और पहले भी यही था। रुक, मैं अभी उसे बुलाकर पूछती हूँ, उसने वही घी लाकर दिया है तुझे जो मैंने भिजवाया था, या किसी से अदला बदली कर ली? सुनीता अपने बेटे जगदीश को रागिनी के घर कोई बहाने से बुलाती है और कुछ देर बाद जगदीश जैसे ही वहाँ पहुँचता है तभी गुस्से में सुनीता उससे पूछती है, जगदीश, मुझे ये बता, मैं तुझे जो घी रागिनी के घर के लिए भेजती थी वो लाकर नहीं देता था क्या? अरे माँ, जब आप मेरे हाथों गांव से घी भेजती थी वैसा ही लाके ना मैं दीदी के हाथ में देता था। क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ? क्यों तुझे पूछते हुए शर्म आ रही है? मुझे ये बता, घर का देसी घी रागिनी को देने की जगह किसको दिया करता है? वो माँ, मुझे ना कुछ पैसों की जरूरत थी। अगर आपसे पैसे मांगता तो शायद आप मुझे डांटती, इसीलिए दीदी के घर जाने वाले घी को बेचकर मैंने अपनी उधारी चुकाई। क्या तुझे पैसों की जरूरत थी और एक बार भी तूने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा? मुझसे मांग लिया होता तो मैं दे देती तुझे, लेकिन ऐसे घर का घी चोरी नहीं करने देती। दीदी, मुझे माफ कर दो, वो मुझसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई। आपसे ऐसा गलत काम नहीं करूँगा। कैसे तेरा भरोसा कर ले हम? आज खुद के घर में चोरी की और अब बोल रहा है कि माफ कर दो। जगदीश बहुत रोता है अपनी माँ और बहन के पैर पकड़कर, और दोनों माफ कर देते हैं। ऐसे ही 2 दिन बाद जब सुनीता रागिनी के लिए घी की बात करती है तभी रागिनी अपने भाई से कहती है, देख भाई, इस बार ना गांव का देसी घी ही लेकर आना मेरे घर, वरना मेरी सास मुझे बहुत ताना मारेगी।